नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जब बहू ने अपनी बूढ़ी सास को साजिश करके मारना चाहा तो सास ने बहू का किया वो हाल कि सभी देखते रह गई। अरे बुढ़िया, जरा पानी तो ला कर देना। क्या हम लोग यहाँ फ्री में खाना खाने आए हैं? क्या तेरे मालिक हमसे पैसा नहीं लेगा जो हमें ना ही समय पर पानी ला कर दे रही हो, ना ही समय पर नाश्ता ला कर दे रही हो? हम लोग और कब तक इंतजार करेंगे? गुस्से से तमतमाती हुई रीना उस होटल में काम कर रही बुढ़िया के ऊपर चिल्ला रही थी और वह बुढ़िया बिना रुके जल्दी जल्दी अपने हाथ पैर चला रही थी कि कोई भी कस्टमर नाराज होकर उस होटल से बाहर ना जाए, वरना उसका मालिक उनकी तनख्वाह काट देगा। क्योंकि उनके साथ काम करने वाली उसी की एक सहकर्मी के बेटे का उसी समय एक्सीडेंट हो गया था। इसलिए वह सहकर्मी, जिसका नाम विमला था, उसे तुरंत जाना पड़ा। इसलिए वह बुढ़िया अपनी सहकर्मी विमला के हिस्से का काम भी संभाल रही थी। रीना ने देखा वह बुढ़िया उसके कहने पर भी उसकी तरफ नहीं आई, तो वह दनदनाती हुई उसके पास गई और उसे अपनी ओर खींचते हुए बोली, अरे 2 टके की नौकरानी बुढ़िया। इतना ही कहा था कि उस बुढ़िया की शक्ल देखकर वह थोड़ी देर के लिए तो एकदम ऐसी चुप हो गई जैसे उसे सांप सूंघ गया हो, क्योंकि वह बुढ़िया कोई और नहीं बल्कि उसकी सास कटोरी जी ही थी, जिन्हें मरा साबित करके उन्होंने उनकी तेरवी भी कर दी थी। लेकिन उस समय अगर वह उन्हें अपनी सास मान लेती तो एक तरफ तो फिर से उसे सास के रूप में मुसीबत मोल लेना पड़ता और दूसरी तरफ आस पड़ोस और सहेलियों में बदनामी के साथ साथ जेल की हवा भी खानी पड़ सकती थी। इसलिए उसने अनजान बनने का नाटक करते हुए अगले ही पल कहा, अरे बुढ़िया, उम्र अधिक हो जाने के कारण आजकल सुनाई कम देता है क्या? कब से आवाज लगा रहे हैं हम लोग, हमारी बात क्यों नहीं सुन रही हो? तभी कटोरी जी बोली, माफ करना मैडम, आपकी तरह ही बाकी कस्टमर्स का ध्यान रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है, इसलिए थोड़ा सब्र कीजिए, सारी सेवाएं आपको भी दी जाएंगी। कटोरी जी के ऐसा कहने पर हीरा की जान में जान आई कि चलो, इस बुढ़िया ने मुझे नहीं पहचाना, और वह जितने गुस्से में गई थी उससे कहीं ज्यादा शांत होकर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसकी सभी सहेलियों को आश्चर्य हुआ, अरे इस नकचड़ी को क्या हुआ? ये तो कितने गुस्से में गई थी और इतना शांत होकर आई है। आखिर उस बुढ़िया ने ऐसा क्या कह दिया जो इतनी शांत हो गई? सभी ने उससे जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्या कह दिया उस बुढ़िया ने जो इतनी गुस्सैल नकचड़ी और नखरे वाली लखपति बाप की बेटी का गुस्सा छुमंतर हो गया। उस दिन उसकी सभी सहेलियों ने रीना की खूब खिल्ली उड़ाई, फिर भी वह चुप रही। अब तो रीना आए दिन अपनी सहेलियों के साथ एक से बढ़कर एक होटल में जाकर खाना खाती थी और उन्हें भी खिलाती और पार्टी एंजॉय करती थी। हालांकि पैसे भी वह अपने पापा की उड़ाती थी, इसलिए उसका पति रोहन भी उसे कुछ नहीं कहता था। जब तक रीना के पास पैसे थे, उसके पास सहेलियों की कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन ऐसा समय आया कि रीना के पिता, जो कि उस शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे, किसी मीटिंग में जाते समय दोनों पति पत्नी प्लान क्रैश हो जाने की वजह से मृत्यु हो गई, जिसका सदमा रीना को बहुत लगा। वह कई दिनों तक अपने घर से बाहर ही नहीं निकली, लेकिन उसकी किसी भी सहेली ने उसके बारे में जानना या उसकी मदद करना जरूरी नहीं समझा। और इत्तेफाक से रीना के पति रोहन को भी कारोबार के सिलसिले से विदेश जाना था, इसलिए वह भी उसके पास नहीं था।
अब तो रीना के पिता का बिजनेस बिना मालिक के धीरे धीरे डूबने लगा। उसके मैनेजर, सुपरवाइजर सभी लोगों ने मिलकर कंपनी की तरफ से इतना ज़्यादा कर्ज ले लिया कि अब उसके पिता का बिजनेस पूरा ठप हो गया और शहर के बीचों बीच उसके पिता का घर भी नीलामी के कगार पर आ गया। एक दिन अचानक रिया ने देखा कि न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर उसके पिता की कंपनी और घर की नीलामी के बारे में पूरा डिटेल में लिखा हुआ था और उसे खरीदने के लिए ऐसे ऐसे लोग इंटरेस्ट थे जो उसके पिता के विरोधी थे। रिया ने जब ये सब देखा उसका माथा ठनका। वह सोफे से उठी और उसी समय उस न्यूज़पेपर को लेकर सीधे अपने पापा की कंपनी के मैनेजर के पास पहुंची। उसका कॉलर पकड़कर उसके ऊपर हाथ उठाया तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे मैडम, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए, ये क्या कर रही हैं आप? तभी रीना ने उसके मुंह पर वह न्यूज़पेपर फेंक कर मारती हुई कहा, ये सब क्या है? ये सब क्या हो रहा है? किसी ने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? और वह गुस्से में आकर फिर से उसके ऊपर हाथ उठाया तो वह मैनेजर भी कहाँ पीछे हटने वाला था। उसने भी गुस्से में आकर उसका हाथ ऐसा मोड़ दिया कि वह वही दर्द से करहाकर बैठ गई। तभी मैनेजर ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, सुनिए मैडम, सबसे पहले आप अपना मोबाइल और लैपटॉप चेक कीजिए। हमने कितनी बार फ़ोन और ईमेल किया है आपको, लेकिन क्या आपने रिप्लाई दिया? जब आपने कोई रिप्लाई ही नहीं दिया तब हमें मजबूरन ऐसा कदम उठाना पड़ा, समझिए आप? कहते हुए मैनेजर वहां से चला गया। रीना अपनी सहेलियों को एक एक करके फोन लगा लगा कर अपनी परेशानी रो रो कर बताती रही, लेकिन मजाल है कि किसी एक सहेली ने भी कहा हो कि तू चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा, हम तेरे दुख की घड़ी में तेरे साथ देंगे। सभी ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर अपना पल्ला झाड़ लिया। अब उसे अपने पति रोहन की याद आई। उसने रोहन को फ़ोन लगाया तो पता चला उसका इंडियन नंबर तो वहां पहुंचते ही बंद हो गया था और उसने अपने विदेश के नंबर से उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वह उस समय अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने, पार्टी एंजॉय करने में इतनी व्यस्त थी कि अपने पति का नंबर भी सेव करना उचित नहीं समझा। फिर उसने अपना ईमेल चेक किया तो रोहन ने उसे नंबर ईमेल भी किया था। तब उसने ईमेल से नंबर लिया और रोहन को रो रो कर सारी बातें बताईं कि किस तरह उसके मम्मी पापा का प्लान क्रैश हो गया और वह इस दुनिया में नहीं रही, और जिन सहेलियों पर उसने इतना भरोसा किया, पैसे उड़ाए, उन सहेलियों ने झांक कर भी नहीं देखा कि वह मर रही है या जी रही है। रोहन ने उसे ढांढस बंधाया कि वह निराश ना हो, सब ठीक हो जाएगा, और ये भी याद दिलाया कि उसने उसकी माँ के साथ किस तरह का व्यवहार किया था। शायद यह उसी का परिणाम होगा जो आज उसे इस रूप में मिल रहा होगा। रोहन से बात करने के बाद रीना को सच्चाई का आभास हुआ। उसे एहसास हुआ कि वास्तव में किया गया कर्म लौटकर जरूर आता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जब उसकी सास कटोरी जी और ससुर जी राजेंद्र जी, जो कि अपने गांव में ही सरकारी स्कूल के अध्यापक थे, उस समय अध्यापक की तनख्वाह बहुत कम हुआ करती थी और राजेंद्र जी के पिताजी ने गलत हरकतों के कारण अपनी सारी जमीन जायदाद भी बेच दी थी, जिसके कारण कटोरी जी को गृहस्थी चलाने में बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता था और राजेंद्र जी की तनख्वाह कम होने के कारण उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी बराबर नहीं हो पाती थी। लेकिन कटोरी जी ने ना ही कभी राजेंद्र जी को ये एहसास होने दिया
कि वह तंगी से भरा जीवन व्यतीत कर रही हैं, या ऐसा कोई मौका देती थी जिससे राजेंद्र जी ऐसा महसूस करती कि वह अपने परिवार का भरण पोषण में कोई कमी रख रहे हैं, बल्कि वह तो राजेंद्र जी से हमेशा ये कहती रहती कि मैं तो आप जैसा जीवन साथी पाकर धन्य हो गई हूँ, और जितना समय उसके पास होता वह हर समय का सदुपयोग करती रहती। वह कभी लोगों के कपड़े सिलती तो कभी खेतों में मजदूरों के साथ काम करने जाती, जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सके, और राजेंद्र जी भी इस स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के बाद आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, और बाकी समय में कटोरी जी की मदद घर के कामों में करती थी। जब तक कटोरी जी और राजेंद्र जी अपने सारे काम पूरे नहीं कर लेते थे, तब तक वे रात में बिस्तर पर नहीं सोते थे। आस पड़ोस और रिश्तेदारी के लोग राजेंद्र जी की कड़ी मेहनत और अच्छे आचरण को देखकर कहते, कीड़ा के पेट में हीरा ने जन्म लिया है, क्योंकि राजेंद्र जी के पिताजी ने अपने पुरखों की जमीन जायदाद और जो भी जमा पूंजी थी सब कुछ गलत आदतों के कारण बर्बाद कर दिया था। लेकिन कटोरी जी और राजेंद्र जी की सूझबूझ और कड़ी मेहनत रंग लाई, और धीरे धीरे करके उन्होंने अपने पिता द्वारा बेची गई सारी जमीन वापस खरीद ली, और उसके अलावा भी गांव तो गांव भविष्य के बारे में सोचकर उन्होंने शहर में भी बहुत सी जमीन खरीद ली, क्योंकि उनके एक बेटी और एक बेटा था। उनके भविष्य में काम आए और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़ी। इसका फायदा रोहन को मिला, क्योंकि उनकी बेटी मुस्कान के पति राजीव, जो कि मिलिट्री में थी, वे दहेज के सख्त खिलाफ थे और उन्हें दहेज में कुछ भी नहीं लिया था। इसलिए उन्होंने दहेज के रूप में मुस्कान को कुछ भी नहीं दिया। अब रोहन जिस कंपनी में काम करता था, उसी कंपनी में रीना भी काम करती थी, जबकि उसके पापा की उससे भी बड़ी कंपनी थी। लेकिन वह अपने पापा के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए एक एम्प्लॉय के रूप में काम करती थी, और वहीं उसे रोहन पसंद आ गया। वह अपने पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए वह जिस चीज पर भी हाथ रख देती, समझो वह उसी की ही हो जाती। बस फिर क्या था, रोहन उसे पसंद आ गया, और यही बात उसने अपने पिता के सामने रख दी। उसके पिता ने जब रोहन के बैकग्राउंड के बारे में पता लगवाया, तो पता चला उसके पिता एक मामूली से अध्यापक है और माँ हाउसवाइफ है। उसके पिता की हैसियत के आगे रोहन के माता पिता की हैसियत कुछ भी नहीं थी। अब तो रीना को पूरा यकीन हो गया कि उसके पापा रोहन को यूं ही चुटकियों में खरीद लेंगे, लेकिन रोहन को कटोरी जी और राजेंद्र जी के संस्कार मिले थे, इसलिए उसने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दरअसल उनका प्रस्ताव ये था कि रोहन उनका घर जमाई बनकर रहे। रोहन को पता था घर जमाई मतलब बीवी का गुलाम, जिस बात की इजाज़त उसका मन बिल्कुल भी नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके माँ बाप ने कभी भी गुलामी करना नहीं सिखाया था। उन्होंने तो उसे आत्मसम्मान की सूखी रोटी को गुलामी के 56 भोग से ज़्यादा बेहतर बताया था। इसलिए उसने उनके प्रस्ताव को एक सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन अब तो रीना की जिद थी कि शादी करेगी तो रोहन से ही, इसलिए उसने सोचा अब तो सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है, इसलिए उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। उसने अपने दिमाग का तिकड़म लगाना शुरू कर दिया। उसने रोहन के सामने अपनी हार मानने का नाटक किया कि वह रोहन को घर जमाई नहीं, बल्कि वह खुद शादी के बाद विदा होकर अपने ससुराल अर्थात रोहन के घर जाएगी। रीना के इस फैसले से सबसे ज़्यादा खुश थे तो वो थे रीना के सास ससुर और रोहन। अब तो रोहन और रीना की शादी में कोई अड़चन ही नहीं थी, इसलिए उनकी शादी बड़ी ही आसानी से धूमधाम के साथ हो गई। लेकिन कटोरी जी और राजेंद्र जी को कहाँ मालूम था कि वह जिस बहू को अपने घर की लक्ष्मी समझकर खुशी खुशी अपने घर ले आ रहे हैं, वही लक्ष्मी एक दिन उन्हें नागिन बनकर ठस लेगी।
शादी के शुरुआती दिनों में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, क्योंकि तब कटोरी जी और राजेंद्र जी स्वयं अपनी कमाई करके घर चलाती थी और रीना बहू भी नई नई थी, इसलिए वह भी एक आदर्श बहू बनकर अपने ससुराल वालों का दिल जीतने की कोशिश में लगी रही थी, ताकि वह रोहन को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कर सके। उसने धीरे धीरे उसके माता पिता के खिलाफ उसके कान भरने शुरू कर दिए। कटोरी जी जो भी काम करती वह उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कर देती कि रोहन को अच्छा नहीं लगता। जैसे कटोरी जी रोहन के पसंद की सब्जी बड़े मन से बनाती तो रीना उन्हें इधर उधर जाने देती और उसमें या तो कभी मिर्च ज़्यादा डाल देती या फिर कभी नमक ज़्यादा डाल देती, जिससे रोहन भड़क उठता था और अपनी माँ को उल्टा सीधा कुछ भी कह देता और रीना उस बात को तोड़ मड़ोड़ कर घुमा फिरा कर बातों की सच्चाई की दिशा ही पलट देती और रोहन को भड़काती रहती, जिससे रोहन धीरे धीरे अपने माँ बाप से दूर होता चला गया। अब तो उसके माँ बाप उसे सच में गांव की गंवार ही लगने लगती और रीना शहर की मॉडल लड़की जो कि रोहन के लाइफस्टाइल को सही तरीके से चलाना जानती है। अब तो रीना ने धीरे धीरे रोहन को ये कहकर मना लिया कि क्यों ना वे दोनों गांव के इस खंडर हरनुमा घर को छोड़कर उसके पापा की हवेली में ही जाकर रहे, ताकि वह दोनों अपने स्टैंडर्ड के अनुसार जीवन जी सके। रोहन ने भी इस बारे में बहुत विचार किया और कहते हैं ना, संगति का असर होता ही है। चाहे आप कितने भी अच्छी सोच वाले हो, अगर गलत लोगों के बीच में रहेंगे तो कभी ना कभी गलत लोगों का प्रभाव जरूर पड़ ही जाएगा। रोहन को भी अब उसके माँ बाप का बचपन से देखा हुआ वह संघर्ष याद ही नहीं रहा। अब तो उसे शहर की चकाचौंध की रास आने लगी। अब वह भी टिप टॉप रहना, हाई सोसाइटी वालों के जैसा जीवन जीना पसंद करने लगा। इसलिए वह भी अपनी मम्मी पापा से ये बहाना बना दिया कि रीना के मम्मी पापा को भी उसकी ज़रूरत है और वह हमेशा के लिए थोड़ी ही जा रहा है, वहाँ आता जाता रहेगा। और अपनी पत्नी के साथ उसके मायके में रहने के लिए रोहन चला गया। जैसे ही रीना के मायके में रहने के लिए रोहन उसके साथ गया, रीना को तो मानो उसकी मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। उसने उसी रात एक पार्टी रखी। उस रात उसके घर में खूब शोर शराबा हुआ। रीना ने अपने सभी दोस्तों को बुलाया और जमकर पार्टी का लुत्फ उठाया, लेकिन रोहन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर भी उसने रीना से ज़्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब रीना अपने मायके में थी, अपने पिता के पैसे उड़ाती थी और बात बात पर रोहन को ये महसूस कराती थी कि ये शहर है, कोई उसका गांव नहीं जहाँ हर चीज़ पर पाबंदी लगाई जाए। रोहन को भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती कि कैसे वह बात बात पर रीना को टोके, इसलिए वह भी उसे कुछ नहीं कहता था। समय यूं ही बीत रहा था। एक दिन अचानक कटोरी जी ने रोहन को फ़ोन किया और रो रो कर उन्हें बताया कि राजेंद्र जी को हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर ने शहर के किसी बड़े अस्पताल में ले जाने के लिए कहा है। रोहन ने घबराकर रीना को सारी बातें बताईं और कार लेकर पहुंच गया अपने पापा को लेने। अपने गांव आनन फानन में अपने गांव से उसने जल्दी जल्दी में शहर के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया और डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि वह उसके पापा के इलाज में कोई कमी ना छोड़े, पैसों की कोई चिंता ना करे। बस फिर क्या था, अब रोहन को पैसों की ज़रूरत थी और उसके पास उतने पैसे तो थे नहीं, इसलिए उसने रीना से अपने पिता के इलाज के लिए पैसे मांगे। अपने पापा के लिए इतनी चिंता देखकर रीना तो मानो जल भुन ही गई थी। अब उसे अच्छा मौका मिला रोहन को मजबूत करने का। उसे कहा, हाँ रोहन, तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, ये तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है यार, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पापा की कंपनी भी अभी घाटे में चल रही है। अभी तो हमको हमारा मेंटेनेंस ही पूरा करना मुश्किल हो रहा है यार। बुरा मत मानना, लेकिन मैं इस वक्त
तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। रोहन ने अपने 2-4 दोस्तों को मदद के लिए फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने भी उसे पैसे देने से इनकार कर दिया और ना ही कोई फिजिकल मदद की। तभी रोहन के एक दोस्त ने सेठ से मिलवाया, जिसने उसे एडवांस में पैसे दिए ताकि वह उनके लिए काम कर सके। रोहन मान गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोहन के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसके पिता स्वर्ग सिधार चुके थे। रोहन ने अपने पिता का अंतिम संस्कार गांव में किया गया और रीना ने कहा, रीना, अब माँ का क्या करना है? अब पापा तो रहे नहीं कि उनकी देखभाल करेंगे। अब तो माँ अकेली हो गई है। अब या तो हम माँ को अपने साथ लेकर चलते हैं या फिर हमें यहीं रहना होगा। रीना को फिर से वही बात याद आ गई जो शादी से पहले रोहन ने कही थी, अपने माता पिता को ना छोड़ने का फैसला। बस फिर क्या था, रीना ने भी अपने घड़ियाली आंसू बहाने शुरू कर दिए। वह कहने लगी, हाँ रोहन, तुम सही कह रहे हो। मम्मी को हम अकेले रखने का रिस्क नहीं ले सकते। दीदी भी दूसरे शहर में रहती हैं, इसलिए आप इकलौते होने के नाते आपका तो फर्ज बनता है कि आप उनकी अच्छी तरह ध्यान रखो। इसलिए हम मम्मी को अपने साथ ही शहर लेकर चलते हैं, ताकि उन्हें यहाँ बार बार पापा की याद भी नहीं आएगी और अपने बेटे बहू के साथ रहेंगी तो उन्हें अच्छा महसूस भी होगा। रोहन को भी लग रहा था शायद रीना बदल चुकी है, माँ के दुख को वो अच्छी तरह से समझ रही है। लेकिन रीना क्या समझ रही थी, उसे केवल वही जान रही थी। उसने कटोरी जी से मीठी मीठी बातें करके अपने साथ चलने के लिए तैयार कर लिया और बातों ही बातों में एक एक करके सारे काम नौकरों की तरह करवाने लगी, जबकि उसकी मम्मी महारानी की तरह बैठी रहती। सबसे बुरा तो रोहन को तब लगता जब उसके घर में बड़े बड़े अमीर लोग मिलने आते और कटोरी जी साधारण से कपड़े पहने नौकरों की तरह सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था में लगी रहती। और कभी गलती से भी किसी ने उनके बारे में पूछ लिया तो उन्हें अपनी सास बताने में रीना को बड़ी शर्म आती। एक दिन रोहन ने अपनी माँ को बताया कि उसे कंपनी की ओर से 2 साल के लिए अलग अलग देशों में जाकर कुछ काम करना होगा और वहाँ की जानकारी इकट्ठी करके कंपनी में जमा करनी होगी तो उसकी तरक्की होगी। बेटे के विदेश जाने के बाद से कटोरी जी तो मानो टूट सी गई, लेकिन दूसरे ही क्षण उन्हें लगा अगर उनका बेटा अच्छा खासा कमाने लगेगा तो उनका और अपना खर्चा अच्छे से उठा पाएगा, ताकि उस समय समय पर बहू के ताने सुनने नहीं पड़ेंगे। इसलिए उन्होंने भले ही 2 साल तकलीफ ही सही, लेकिन हमेशा के लिए सुख की घड़ी आ सकती है। इसलिए उन्होंने बेटे को विदेश जाने से नहीं रोका। वहीं रीना रोहन से बार बार यही कह रही थी कि मेरे पापा की इतनी बड़ी कंपनी है, करोड़ों को कारोबार है, ये सब तो मेरा ही है और मेरा है तो तुम्हारा भी है, तो तुम्हें विदेश जाने और दूसरों के लिए काम करने की क्या जरूरत है। लेकिन रोहन खुदगर्ज था, इसलिए उसने रीना की बात नहीं मानी और अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर विदेश चला गया। रोहन जिस दिन से विदेश गया, बस उसी दिन से कटोरी जी के सुख के दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। वैसे तो गांव से शहर आते ही कटोरी जी के सुख के दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, लेकिन रोहन के विदेश जाते ही रीना कटोरी जी के साथ नौकरों से भी बदतर व्यवहार करने लगी। उसके घर के नौकरों को 2 टाइम को खाना तो कम से कम मिलता ही था, लेकिन कटोरी जी को तो उतना भी नहीं मिलता था। कभी शाम को खाना मिलता तो सुबह नहीं, और अगर सुबह मिल गया तो दोपहर को नहीं मिलता था, क्योंकि रीना को लगता था कि रोहन कटोरी जी के कहने पर ही विदेश गया है, क्योंकि वह उन्हें इतना कष्ट देना चाहती थी कि वह रोहन के आने से पहले ही इस दुनिया को छोड़ दी
उसने तिकड़म लगाया। एक दिन उसने रसोई गैस खुला छोड़ दिया और सारे नौकरों को उस दिन छुट्टी दे दी और कटोरी जी को सामान खरीदने बाजार भेज दिया। बाजार से आने के बाद खाना बनाने के लिए कहकर वह किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार होकर निकल गई। कटोरी जी बोली भाली उसने कहे अनुसार काम करती रही, लेकिन इत्तेफाक से उस दिन कटोरी जी के साथ काम करने वाली राधा उनसे मिलने आई थी और कटोरी जी फल काटकर तीसरी मंजिल पर रीना के घर आए रिश्तेदारों को फल और नाश्ता देने गई थी। कटोरी जी को मालूम नहीं था कि राधा उनसे मिलने आई है, लेकिन राधा ने सोचा कटोरी जी ने सब्जी बनाने के लिए सारी चीजें काट कर रखी हैं, तो क्यों ना मैं उनके आने तक सब्जी फ्राई कर देती हूँ, ताकि उनके आने के बाद हम दोनों मिलकर बातें कर लेंगे। राधा के परिवार में उसके अलावा कोई नहीं था, इसलिए वह कटोरी जी को अपने परिवार का सदस्य के रूप में ही मानती थी। लेकिन राधा ने सब्जी फ्राई करने के लिए जैसे ही लाइटर जलाया, पूरे रसोई में आग लग गई। राधा को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला और उसका दम घुटने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इतने बड़े घर में आग लग जाने के कारण चारों ओर अफरा तफरी मच गई। तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और काफी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया गया। कटोरी जी धीरे धीरे नीचे उतर कर आए तो उनके घर के गार्डन में काम कर रहे माली ने उन्हें बताया, चाची आप चुपचाप यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि मैंने रीना मैडम को किसी से बात करते हुए सुना था कि आज तो मैंने ऐसा आइडिया लगाया है कि बुढ़िया का काम तमाम ही हो जाना है। अब तो सिर्फ हम दोनों पति पत्नी ही रहेंगे तो बड़ा मजा आएगा। अब हमको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा। उसने आगे कहा, चाची हो ना हो, शायद इसमें आपके बेटे का भी हाथ हो सकता है। तभी तो उसने ऐसा कहा और आपके बेटे ने आपके बारे में एक बार भी नहीं सोचा और पूरे 2 साल के लिए विदेश चला गया। गार्ड की बातें सुनकर कटोरी जी को भी विश्वास हो गया कि शायद ये बहू बेटे की साजिश ही है, इसलिए वे दोनों आंखों में आंसू लिए वहां से चुपचाप निकल गई। किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला कि वह कहाँ गई और उन्होंने उस माली को अपनी कसम दे दी कि वह इस बात को किसी से ना कहे कि कटोरी जी जीवित हैं। अब कटोरी जी उस घर से निकल तो गई, लेकिन क्या काम करे, कहाँ जाए, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने एक होटल के मालिक से अपनी व्यथा कही। होटल का मालिक लालची किस्म का इंसान था, उसे काम से मतलब था, इसलिए उसने ना ही कटोरी जी की हालत के बारे में सोचा और ना ही उनकी मजबूरी के बारे में। अब कटोरी जी दिन रात दौड़ दौड़ कर काम करती और उसके बदले में भर पेट दोनों टाइम खाना खाती। उन्हें तनख्वाह से तो कोई मतलब भी नहीं था, क्योंकि अब वह किसके लिए पैसा जमा करे। वो अपने जीवन से उदास हो गई थी, इसलिए वो जितना पैसा देता उतना चुपचाप रख ली थी। उधर घर पर लाश देखकर रीना अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई, लेकिन घड़ियाली आंसू बहाकर दिखावा किया कि उसकी सास के मरने से उसे बड़ा दुख हुआ। उसने रोहन को भी कटोरी जी के मरने की सूचना दे दी और 13वीं का कार्यक्रम भी कर दिया। उधर कटोरी जी, जो कि दया की मूरत थी, वह जो कुछ भी काम करती थोड़ा बहुत पैसे होटल के मालिक उन्हें देता। वह सारे रुपए अपने साथ में काम करने वाली बिमला को दे देती, ताकि वह अपना और अपने बेटे का खर्चा चला सके। जब बिमला के बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, तब कटोरी जी भी उसे देखने के लिए अस्पताल गई हुई थी। वहीं उनके गांव का जमीन का दलाल मिल गया। उसने बताया, कटोरी चाची, राजेंद्र चाचा ने जो छोटा सा खेत लिया था वह हीरे का पत्ता चला है। सरकारी ऑफिसर लोग आपके घर का पता पूछ रहे हैं।
लेकिन नहीं, रोहन का फोन लग रहा है और ना ही आपका पता था। वो तो शुक्र है कि आज मिल गई, वरना वह केस सरकार अपने कब्जे में कर लेती, क्योंकि सरकार ने नोटिस निकाला है कि 3 महीने के अंदर उस जमीन का मालिक उनके ऑफिसर से संपर्क नहीं करेगा तो वह जमीन सरकार को ही जाएगी। कटोरी जी की आंखों में चमक आ गई। उन्हें याद था उन्होंने अपना पुराना मकान नहीं बेचा था और घर और 1-2 प्लॉट जो उन्होंने खरीदा था, साथ में छोटे मोटे खेत भी खरीदे थे, उनके सारे पेपर वही पुराने मकान में ही हैं। उन्होंने उस दलाल से कहा, बेटा चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। दलाल ने कहा, हाँ चाची, पेपर जमा करने के लिए आप सिर्फ 8 दिन ही बचे हैं। कटोरी जी ने सारी बात विमला को बताई और उसे ये दिलासा दिया कि अब उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब उसके बेटे का ऑपरेशन अच्छे से हो जाएगा। और कटोरी जी अपने गांव पुराने घर की ओर चली गई। वहां जाकर उसने देखा तो घर के आसपास घास फूस उगे हुए थे। उन्होंने दरवाजे पर लगे ताले को खोला, क्योंकि वो अपने घर की चाबी अपनी साड़ी की पल्लू में बांध कर ही रखती थी, जो रीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्होंने सारे कागजात देखे तो उसमें उस खेत के पेपर भी थे जिसकी उन्हें जरूरत थी। वे उसी दलाल के साथ सरकारी कार्यालय में जाकर सारे पेपर जमा किए। सरकार की ओर से उन्हें उस जमीन के मुआवजे के रूप में 2100 करोड़ रुपए दिए गए, क्योंकि सभी जानते हैं एक छोटे से हीरे की कीमत तो कई करोड़ों में होती है, तो वहां तो हीरे की खदान ही थी, इसलिए उस जमीन की कीमत भी हीरे की तरह ही कीमती हो गई। अब कटोरी जी ने सोचा इन रुपयों का क्या किया जाए। सबसे पहले उन्होंने अपने गांव के घर को ठीक करवाया, विमला के बेटे का इलाज करवाया। कटोरी जी को पता चला कि रीना के घर की नीलामी होने वाली है। कंपनी कर्ज में डूब गई है, इसलिए सारे वर्कर काम छोड़ दिए हैं। वही उनका मालिक जिसने कटोरी जी की मदद की थी, उससे भी अपने साथ काम पर रख लिया। उस मालिक के द्वारा उन्हें पता चला कि कुछ ही दिनों में रीना के घर की नीलामी होने वाली है। अब तो कटोरी जी के जीवन का एक ही मकसद था, रीना की हवेली को खरीदना और अपनी बेटी बहू को सबक सिखाना। अब वह दिन भी आ गया जिस दिन रीना के घर और कंपनी की नीलामी भी होने वाली थी। शहर के सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग भी आगे की कुर्सियों में बैठे हुए थे बोली लगाने के लिए। बोली 1200 करोड़ तक पहुंच गई थी। एक चमचमाती कार सूर से वहां आकर रुकी। रोहन और रीना के साथ साथ सभी की नजरें उस कार की ओर थी। कितनी महंगी और चमचमाती कार भी कौन आ सकता है, क्योंकि सारे बिजनेसमैन तो वही बैठे हुए हैं। कटोरी जी काला चश्मा लगाए, सिर पर बड़ा टोपी पहने, चमचमाती साड़ी पहनकर गाड़ी से उतरी। गाड़ी का दरवाजा रीना के माली ने खोला और कहा, आइए मैडम। रीना अपने माली को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। अरे, ये मालिक किसकी नौकरी करने लगा? तभी कटोरी जी भीड़ को चीरती हुई सबके सामने आकर बोली, 1500 करोड़। 1500 करोड़ सुनकर सभी लोग भौचक्की होकर उन्हीं को देखने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके आगे बोली लगाने की। बोली लगाने वाले ने 1500 करोड़, एक 1500 करोड़ 2 और 1500 करोड़ 3 कहकर बोली समाप्त कर दी और कहा, मैडम जी, आज से ये बंगलो और कंपनी आपकी हुई। कटोरे जी का गेटअप से तो रीना ने उन्हें पहचाना ही नहीं, लेकिन जैसे ही नाम सुना कटोरी, तो उसने अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले ही तो होटल में यही नौकरों से भी बदतर हालत में काम कर रही थी और आज करोड़ों की मालकिन। रीना ने रोहन के पास जाकर उससे बात करना चाहा, तो रोहन का क्रोध से भरा लाल लाल चेहरा देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई।
कि वह उससे कुछ कह सके, क्योंकि उसके माली ने सारी राज की बात रोहन को पहले ही बता दिया था। लेकिन कटोरी जी आज भी अपने बेटे बहू से नाराज थी। रोहन ने हिम्मत करके कटोरी जी से बात करने की सोची, लेकिन कटोरी जी किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी और वह जैसे ही कार में जाकर बैठने लगी, रोहन दौड़कर जाकर उनका पैर पकड़कर रोने लगा और बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मारीना ने आपके साथ क्या क्या किया, मैं कुछ भी नहीं जानता था। वो तो मुझे हमारे माली ने सारी बातें विस्तार से अभी कुछ दिन पहले ही बताई, तब मुझे मालूम हुआ। तभी उनका माली भी हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया और बोला, मैडम, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे समझने में गलती हो गई। सर तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। शायद रीना मैडम अपनी सहेली से वे सब बातें कर रही थी और मुझे गलत फहमी हो गई कि वह सर से बात कर रही हैं, जबकि इन्हें तो कुछ भी मालूम नहीं था। वो तो मैंने जब से वापस आए थे तब बताया, तो उन्होंने कहा कि इन्हें कुछ भी पता नहीं है और इन्होंने आपको ढूंढने की कोशिश भी की थी, लेकिन आप मिली ही नहीं। मैडम जी, प्लीज़ मैडम, सर को माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती की सज़ा इन्हें मत दीजिए। मैडम मालती जी ने अपने बेटे की ओर देखा तो वह अपराध बोध से ग्रस्त आंसू बहाए जा रहा था। उसको छोटे बच्चों जैसा रोना देखकर कटोरी जी की तो ममता भी द्रवित हो उठी और उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। तब रीना ने भी सोचा, क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लिए जाए, अर्थात रोहन के साथ साथ खुद भी माफ़ी मांग कर मम्मी जी के साथ रह लिए जाए। लेकिन कटोरी जी रीना की मक्कारी को अच्छी तरह से समझ रही थी, इसलिए उन्होंने उसे माफ़ नहीं किया और अपने बेटे के साथ कार में बैठकर अपने पुराने घर में चली गई। रीना वही खड़ी खड़ी पश्चाताप के आंसू बहाती रही। तो दोस्तों, सच ही कहा गया है, झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, एक ना एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।